नमस्ते नमस्कार आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक और बढ़िया बढ़िया सेशन में ऑफ अवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीरीज। मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त देव और आज हम रिवाइज करने वाले हैं AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। गाइस मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं भाई, आज का वीडियो तो एंड तक देखना है। मैं तुम्हें बताता हूं क्यों, क्योंकि हम लोग सिर्फ AS रिवाइज नहीं करेंगे, मैं आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ट्रस्ट मी। बट वो एक क्वेश्चन इतना सफिशिएंट है कि आपके एएस के मेजॉरिटी कंसेप्ट्स कवर कर लेगा। और वो क्वेश्चन आपकी आईसीएम मॉड्यूल का भी मॉड्यूल का ही है, कहीं और से नहीं उठा है। तो बिल्कुल भाई वीडियो को एंड तक देखना है, छोड़ना ही नहीं है भाई, ठीक है। चलो तो ज्यादा समय की बर्बादी ना करते हुए सीधे शुरू करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है इस एएस का नाम। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करना चाहते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किस टाइप के असेट्स कवर्ड है। तो बेसिकली टेंजिबल असेट्स जिन्हें आप छू सकते हो, एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स, मतलब कि ऐसे टेंजिबल असेट्स जो कि आप रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने से ज्यादा यूज करने की उम्मीद रखते हो या चाह रखते हो, ठीक है। और वो 12 महीने से ज्यादा आप क्यों यूज करना चाहते हो, आइदर इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मेरे पास एक मशीन है जो सामान जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाती है, या मेरे पास समझो कोई ऐसी मशीन है जो ऑटोमेटिकली सर्विस प्रोवाइड करती है, मेरा पीपी है। फॉर रेंटल टू अदर्स, भाई मेरे पास एक ऐसा मशीन है जिसको मैं उधारी पे देता हूं लोगों को, वो मशीन है तो मेरा ही, तो वो भी पीपी में आ जाएगा। और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, अरे ऑफिस में हम लैपटॉप रखते हैं, प्रिंटर रखते हैं, कंप्यूटर रखते हैं, फैक्स मशीन रखते हैं, ये सब क्या है, ये सब भी हमारी पीपीई ही है, ठीक है। तो ये तीन चीजें, तीन पर्पसेस के लिए अगर आप किसी टैंजिबल एसेट को 12 महीने से ऊपर यूज करते हो, दैट इज योर पीपीई। इसी के अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, दैट इज अबाउट बायोलॉजिकल एसेट्स। बायोलॉजिकल एसेट्स का मतलब पता है क्या होता है, वो एसेट्स जो नेचर से डिराइव हुए हैं, जो नेचर से डिराइव हुए हैं, जैसे एनिमल्स, लिविंग एनिमल्स आपके हो गए। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बेसिकली इसमें आपके फ्रूट्स आ गए, एग्जाम्पल आप कह सकते हो फ्रूट्स। फ्रूट्स कौन कौन से भाई, कितने सारे फ्रूट्स है, सेब है, फिर आपके सेब हो गया, वाटरमेलन हो गया, मैंगो हो गया, ये सारे फ्रूट्स नेचर से जो उग के आते हैं वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इसी के अलावा बेरर प्लांट्स, बेसिकली वो पेड़ जो इन सारे फल फ्रूटों को उगाता है। जैसे मैं बोलता हूं एप्पल ट्री, एप्पल ट्री इज अ बेरर प्लांट एंड एप्पल इज द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। समझ में आया। इसी के अलावा अदर देन बेरर प्लांट्स, मतलब वो पेड़ जो इस तरह के फल फ्रूट नहीं उगाते। अब समझने का ट्राई करना एग्जैक्टली कवर्ड क्या है। एनिमल्स में, एनिमल्स ना पीपी की डेफिनेशन में आते हैं प्रोवाइडेड आप डेफिनेशन मीट करते हो। जैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं बोलता हूं समझो मेरे पास 5 काउज है, आई हैव 5 काउज, ठीक है। और पांचों गाय को लेकर मेरा इंटेंशन पता है क्या है, मैं गाय को यूज करूंगा दूध बनाने के लिए। ऑफकोर्स काउज मेक मिल्क, सो मैं उन काउज को यूज कर रहा हूं मिल्क बनाने के लिए, जैसे अमूल करता है। तो काउज अमूल के लिए क्या हो गई, एक तरीके की बायोलॉजिकल एसेट हो गई। काउज जो है एनिमल्स के लिए एक तरीके से पीपी हो गई, समझ में आई। इसी के अलावा आते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है, सिंपल सी बात है, फ्रूट्स। मैं एप्पल बेचता हूं, मेरे लिए एप्पल पीपीई है, ठीक है। सॉरी, एप्पल, सेब, ये सारे जो फ्रूट्स है, दीज आर नॉट कवर्ड अंडर AS10, ये AS2 में आता है, क्योंकि ये तो आपके लिए एक स्टॉक हो गया ना। मैं एप्पल सेलर हूँ, एप्पल मेरे लिए इन्वेंट्री हो गई, सो ये AS10 में इसको मत लिखना। इसी के अलावा प्लांट्स पे 2 टाइप्स है, एक है तुम्हारे बेरर प्लांट्स, एक है तुम्हारे अदर देन बेरर प्लांट्स। भाई जो पेड़ फल फ्रूट उगाते हैं वही AS10 में कवर्ड होते हैं, जो पेड़ फल फ्रूट नहीं उगाते उसको गलती से भी AS10 में क्लासीफाई मत करना, ठीक है। बस इसी के अलावा अभी हम लोग बढ़ते हैं पीपी को इनिशियली आप मेजर कैसे करोगे। सीधी बात है, किसी भी पीपी को कॉस्ट में मेजर किया जाना चाहिए। तो बेसिकली उसमें क्या आता है, सबसे पहले परचेस प्राइस, फिर पीपी पे आपको कोई भारी ट्रेड डिस्काउंट मिला है उसको माइनस कर देना, फिर ऐड कर देना जीएसटी या अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस, बट कब, जब उसका आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है। अगर क्रेडिट मिला है तो ऐड नहीं करना है। फिर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस, जैसे मैं बोलता हूँ तुम्हारे साइट रिस्टोरेशन आपने किया, नहीं साइट रिस्टोरेशन नहीं, जैसे मैं बोलता हूँ आपने किसी आर्किटेक्ट की कंसल्टेंसी ली साइट बनाने के लिए, बट दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस which you incur towards the architect, that was only and only for a specific PP। तो इस तरीके के खर्चे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस होते हैं जो आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा पीपी की कॉस्ट पे डे 1 में। इसी के अलावा डीकमिशनिंग लाइबिलिटी, डीकमिशनिंग लाइबिलिटी क्या होता है भाई, आज से समझो मैंने गड्ढा खोदा, उसके अंदर मशीन डाला और मैं बोलता हूँ मशीन की लाइफ 10 साल, तो जैसे ही 10 साल हो गए ना, मेरे को वो गड्ढे से मशीन खोद के बाहर निकालना पड़ेगा वापस। तो वो जो मशीन को निकालना पड़ेगा ना वापस, उसी को बोलते हैं डीकमिशनिंग। आप मशीन को रिटायर कर रहे हो, आप मशीन को डीकमिशन कर रहे हो, तो बेसिकली आज से 10 साल के बाद ना उसका खर्चा आने वाला है। तो ये जो लाइबिलिटी है ये आज से 10 ईयर्स के बाद आने वाली है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आज पता है आप उसकी
उस लाइबिलिटी को आप प्रेजेंट वैल्यू पे लाओगे और जितना खर्चा उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे आता है बस उतना खर्चा आप कैपिटलाइज करोगे, बाकी आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फाइनेंस कॉस्ट बुक करोगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस आप बुक करोगे। इसी के अलावा बोरोइंग कॉस्ट, भाई AS 16 के हिसाब से अगर आपकी पीपी एक क्वालिफाइंग असेट होती है तो बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने का, वरना नहीं करने का, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी के अलावा भाई पीपी की कॉस्ट में ना कुछ और चीज़ें जो इंक्लूड नहीं होती है और ये जानना बड़ा ज़रूरी है। मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा ना उसमें ये सारी चीज़ें आएगी। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी, मैं बोलता हूँ भाई पीपी बनाने के दौरान मैंने एक नया बिजनेस चालू कर दिया, वो बिजनेस का खर्चा इस पर्टिकुलर चीज में आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते हो पीपी की कॉस्ट में। क्यों? वो मेरा जनरल खर्चा हो गया, जनरल बिजनेस का खर्चा हो गया। फिर कॉस्ट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, भाई पीपी बनाते वक्त मैंने एक नया प्रोडक्ट बनाया तो भाई वो नए प्रोडक्ट या सर्विस का खर्चा मत करना कैपिटलाइज। क्यों? क्योंकि वो पीपी को रेडी फॉर यूज करने के लिए मैंने नया प्रोडक्ट थोड़ी बनाया हुआ था, वैसे ही बना रहा हूं मैं। इसी के अलावा कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन ऑफ बिजनेस, अब ये पता है क्या होता है, काफी बार ऐसा होता है, आपको पता है फॉर एग्जाम्पल एक सोसाइटी में काफ़ी लोग रह रहे हैं, अब वो सोसाइटी को समझो रीडेवलपमेंट का ज़रूरत है तो लोगों को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट किया, वो जो शिफ्टिंग होता है ना उसी को हम बोलते हैं रीलोकेशन। तो इसी तरह से काफ़ी बार बिजनेस जब किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से कोई बिजनेस साइट हॉल्ट पे आ गई तो सारा बिजनेस एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन ऑफ बिजनेस। और ये कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन ऑफ बिजनेस भी आपका जनरल बिजनेस का कॉस्ट है, तो इसको भी पीपी की कॉस्ट में ऐड मत करना। इसी के अलावा एडमिन एंड अदर जनरल ओवरहेड्स, भाई नाम में ही जनरल है तो कैसे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस हुआ, तो भाई इसको भी ऐड मत करना। इसी के अलावा कुछ और खर्चे हैं, जैसे पीपी रेडी फॉर यूज हो गया, उसके बाद आपने इनॉग्रेशन का खर्चा किया, भाई मस्त मस्त दिल्ली में समझो मस्त मस्त मेट्रो खुली वापस से नई वाली, राहुल गांधी रिबन काटने आ रहे, तो वो राहुल गांधी ने इनॉग्रेशन एक्सपेंस लिया तो भाई वो इनॉग्रेशन एक्सपेंस जो है वो आप मेट्रो एज अ पीपी दिखा रहे हो तो उसकी कॉस्ट में क्लासीफाई नहीं कर सकते, या डे वन पे उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, मस्त एग्जाम्पल दे दिया आपको। इसी के अलावा हाँ देखो यही है, कॉस्ट इंकर्ड आफ्टर पीपी इज रेडी फॉर यूज इज नॉट टू बी कैपिटलाइज, इसी का एग्जाम्पल इनॉग्रेशन एक्सपेंस आपका हो जाता है। ठीक है, अब अगली चीज, चलो हमने डे वन पे तो पीपी की कॉस्ट क्या आएगी उसमें बुक्स में एंट्री मार दी, आप जो एंट्री मारते हैं ना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट टू बैंक, तो वो अमाउंट कितना आएगा, वो आपका पीपी का कॉस्ट हो गया। अब आते हैं ईयर एंड पे। ईयर एंड पे पता है क्या होता है, आपको पीपी में दो चीजें करनी पड़ती है। अगर आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हो तो सिर्फ एक करनी पड़ेगी, दैट इज डेप्रीसिएशन। भैया AS 10 में कौन कौन से मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन अलाउड है, आप SLM ले सकते हो, आप WDV ले सकते हो, आप प्रोडक्शन यूनिट्स ले सकते हो, ये तीन ही चीजें अलाउड है AS 10 के हिसाब से। इसी के अलावा अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हो ना मेरे भाई, तो अपार्ट फ्रॉम डेप्रीसिएशन आपको एक और चीज करनी पड़ेगी, दैट इज पहले आपको असेट को रिवैल्यू करना पड़ेगा। अच्छा, काफी बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रीवैल्यूएशन भी होता है, डेप्रीसिएशन का भी एडजस्टमेंट होता है, कौन सा पहले ले समझ में नहीं आता। तो भाई ईयर एंड पे ना सबसे पहले रीवैल्यूएशन गेन लॉस जो है वो ऐड करना, और उसके बाद रीवैल्यू करने के बाद जो रीवैल्यूड फिगर क्या आती है या रीवैल्यूड कैरिंग अमाउंट आती है उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज करना। ठीक है, तो पहले रिवैल्यूएशन करना है फिर डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कैरिंग अमाउंट, या फिर अगर इनिशियली है तो कॉस्ट बुक वैल्यू प्लस रिवैल्यूएशन माइनस डेप्रीसिएशन। बहुत ही बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। इसी के अलावा काफी बार पता है क्या होता है, पहले असेट अपवर्ड रिवैल्यू होता है बाद में डाउनवर्ड रिवैल्यू होता है। दूसरी चीज, पहले असेट डाउनवर्ड रिवैल्यू होता है फिर अपवर्ड रिवैल्यू होता है। तो एक चीज समझने का ट्राई करना, जब भी आप रिवैल्यूएशन ऊपर की तरफ करते हो तो जो भी गेन आता है वो जाता है रिवैल्यूएशन सरप्लस में। रिवैल्यूएशन सरप्लस पता है कहाँ आता है, आप बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस दिखाते हो ना, बस उसमें ये रिवैल्यूएशन सरप्लस दिखता है एंड इट हैज अ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो ऐसा मत बोलना कि अगर असेट पहले ही डाउनवर्ड रिवैल्यू किया हुआ है तो भाई रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट टू पीपी, नहीं। अगर असेट को अपनी वैल्यू से नीचे उतारा गया है तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस में डालने का, लेकिन अगर असेट को इनिशियली अपवर्ड रिवैल्यू किया है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में डालने का, ये चीज ध्यान रखना। इसी के अलावा भाई पहले अपवर्ड रिवैल्यू हुआ, जैसे एग्जांपल लेता हूं, 100 रुपए की असेट थी, पहले 50 से ऊपर रिवैल्यू किया फिर 70 से नीचे रिवैल्यू किया, तो पहले 100 से 50 मतलब 100 से 150 पे जब रिवैल्यू किया तो रिवैल्यूएशन गेन 50 निकला, तो ये एंट्री आएगी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब 100 से अब समझना 150 हो गया ये अमाउंट, 150 हो गया अमाउंट। अब इसे वापस से रिवैल्यू किया है, अरे समझो मैं बोलता हूँ कि इसे डाउनवर्ड रिवैल्यू किया है बाई 70, तो रिवैल्यूड फिगर कितनी होगी 150 माइनस 70 80, 150 से 80 पर जाना है, मतलब 70 से असेट की वैल्यू को गिराना है। अब डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 70 टू पीपी मत करना, नहीं,
पहले आपने जितना रिवैल्यूएशन सरप्लस बुक किया है ना उतना रिवर्स होगा, उसके एक्सेस में जो डेफिसिट आ रहा है, उसके एक्सेस में जो आप वैल्यू को नीचे गिरा रहे हो वो जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। जैसे यहां पर हमने ऑलरेडी 50 का गेन बुक करके रखा था ना, तो अगर 70 से नीचे गिर रहा है तो पहले 50 के गेन को रिवर्स करने का, और 70 माइनस 50 जितना एक्सेस आपका डिवैल्यूएशन हो रहा है 20 का, वो 20 जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। ये चीज ध्यान रखना। इसी तरह से अगर पहले डाउनवर्ड रिवैल्यू हो रहा है फिर अपवर्ड रिवैल्यू होता है, तो पहले डाउनवर्ड रिवैल्यू हुआ है, ठीक है, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डालने का, फिर अपवर्ड रिवैल्यू हो रहा है तो प्रोपोर्शनेटली प्रॉफिट एंड लॉस को पहले रिवर्स करने का, फिर जितना एक्सेस है उसको रिवैल्यूएशन सरप्लस में बुक करने का। समझ में आया? ये चीज का ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी बार क्या होता है कि भाई आप पीपी एज अ ग्रुप बुक कर रहे हो। आपको पता है कंपोनेंट अकाउंटिंग? समझो मैं बोलता हूँ मेरे पास एक फ्लैट है, ठीक है, अब एक फ्लैट में बिल्डिंग भी है, एक फ्लैट में मेरा फर्नीचर भी आ जाता है, और एक फ्लैट में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस भी आ जाती है। तो पता है जब मैं फ्लैट खरीदूंगा, पूरा फर्निश्ड फ्लैट खरीदूंगा, तो मेरी बुक्स में फ्लैट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक एंट्री नहीं जाएगी ना। तो पता है क्या जाएगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ये एंट्री जाएगी। इसके बाद जब आप बैलेंस शीट में दिखाओगे ना प्रॉपर्टी, नॉन करंट एसेट्स में जब आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिखाते हो ना, तो उसमें नोट डालने का, नोट नंबर 1 इस तरह से। और वो नोट नंबर 1 में आपको ये चीज़ अलग दिखाने की कि भाई पीपीई में मेरे पास बिल्डिंग है जिसकी ये वैल्यू है, फर्नीचर है जिसकी ये वैल्यू है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की वैल्यू है, फिर इसका टोटल ये आता है और ये टोटल अमाउंट आपका बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है, तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंपोनेंट अकाउंटिंग। मैंने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया या एनीवेज, आई होप आपको ये समझा होगा। तो अब ना जब भी आप रिप्लेस करते हो ना, तो सबसे पहले ध्यान देने का कि कौन सा पार्ट रिप्लेस हो रहा है, कौन सा पार्ट रिप्लेस हो रहा है, ध्यान से देने का। तो उस पार्ट का प्रोपोर्शनेटली कितना कैरिंग अमाउंट है वो, फिर जितना आपने पुराना बेच दिया, ये ओल्ड सेल्स मत होना, ओल्ड कैरिंग अमाउंट डी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, पुराना कैरिंग अमाउंट चलता आ रहा है बुक्स में, फिर आपने जितना भी डी रिकॉग्नाइज किया है एसेट, जैसे मैं बोलता हूँ 100 रुपये कैरिंग अमाउंट है और उसमें से आपने 20% मशीन को आपने 20% मशीन को रिप्लेस किया है, तो 20% का प्रोपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट कितना आया? 20 रुपये, तो वो 20 रुपये डी रिकॉग्नाइज होगा। और नया कैरिंग अमाउंट पता है क्या होगा? नया कैरिंग अमाउंट आपका इसी ये पर्टिकुलर अमाउंट पे जब आप नया परचेस ऐड करोगे तब आ जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ नया मशीन मैंने 50 का खरीदा, तो 50 यहाँ पे होगा, तो मेरा रिवाइज कैरिंग अमाउंट 10 माइनस 20 प्लस 50, 80 एंड 50 130, और उसके बाद जो ये रिवाइज कैरिंग अमाउंट होगा इस पर डेप्रीसिएशन लगेगा। समझ में आया? इस चीज़ का ध्यान रखना। बहुत ही बढ़िया। तो भाई देख लो कितना समय हुआ है, 12 मिनट हुए भाई। इन 12 to 13 मिनट्स वी हैव रिवाइज्ड ऑलमोस्ट द एंटायर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब ये एएस ना एक तरीके से बच्चों को ईजी जाता है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट गया था। तो आई वॉन्ट टू बी मोर क्वेश्चन ओरिएंटेड। आ जाओ, अब वो क्वेश्चन कराता हूँ मेरे भाई जिसके आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार है। पहले मैं आपको बता देता हूँ वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ठीक है। किधर गया किधर गया किधर गया, यस आ जाओ, एक मिनट, हाँ ये रहा, यस यही है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 16। भाई इस क्वेश्चन में पता है पीपी की इनिशियल कॉस्ट का भी कंसेप्ट पूछा है, कंपोनेंट अकाउंटिंग का भी कंसेप्ट है, रिवैल्यूएशन का भी कंसेप्ट है, डेप्रीसिएशन का भी कंसेप्ट है, रिप्लेसमेंट का भी कंसेप्ट है, डी रिकॉग्निशन का भी कंसेप्ट है। बताओ क्या छोड़ा है? सब कुछ तो कवर कर दिया है। तो भाई ये ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। मैं तो बोलूँगा कि भाई एग्जाम के ना एक दिन पहले ये रिवाइज करके जाना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पर है ना एक और चीज़, क्वेश्चन ने बोला है कि भाई सिर्फ ये बताओ कि भाई किस तरीके से जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो अकाउंट हो गए इन अकॉर्डेंस विद AS 10। लेकिन आपकी सिंप्लिसिटी के लिए ना मैं आपके साथ साथ जर्नल एंट्रीज भी मारूंगा, तो आपको समझेगा कि कैसे क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। आ जाओ पहले एक बार देख लेते हैं। अक्षर लिमिटेड इंस्टॉल्ड अ न्यू प्लांट नॉट अ क्वालिफाइंग असेट। नॉट अ क्वालिफाइंग असेट मतलब कहने से अगर कोई बोरोइंग कॉस्ट होगा क्या वो कैपिटलाइज होगा? द आंसर इज नो। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा AS 16 बोलता है। एट इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड इंकर द फॉलोइंग कॉस्ट, ठीक है, प्लांट। अब समझने का ट्राई करना, हमारा पीपी का ग्रुप है, ठीक है, उसमें अब तक एक ही एसेट की बात की है, दैट इज प्लांट, ठीक है।
मैंने बोला ना कंपोनेंट अकाउंटिंग टेस्ट होगा, तो पीपी के ग्रुप में अब तक सिर्फ एक ही एसेट की बात हो रही है, दैट इज प्लांट। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ द प्लांट एज पर सप्लायर्स इनवॉइस 30 लाख। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन है, कंसल्टेंट्स फी on for advice on acquisition of plant, interest charges paid to supplier against deferred credit, estimate of dismantling and site restoration cost 50,000 after 10 years। ठीक है, तो पीपी का लाइफ कितना है 10 साल, और प्रेजेंट वाली दी हुई है 30,000। ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन। अब ये लाइन पढ़ना, यहाँ से पता चलेगा कि भाई ग्रुप में एक नहीं दो असेट्स है। द कंपनी आइडेंटिफाइड मोटर्स इंस्टॉल्ड इन द प्लांट एज अ सेपरेट कंपोनेंट एंड अ कॉस्ट ऑफ 5 लाख परचेज प्राइस एंड अदर कॉस्ट वर अलोकेटेड टू देम प्रोपोर्शनेटली। अब समझने का ट्राई करना, पता है क्या बोलता है, ये जितने भी खर्चे हैं ना, इसमें प्लांट का भी खर्चा इंक्लूडेड है, प्लस इसमें मोटर का भी खर्चा इंक्लूडेड है। बट हमने क्या पढ़ा, हमें प्लांट को अलग असेट रिकग्नाइज करना है, मोटर को अलग असेट की तरह रिकग्नाइज करना है। ये तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तब सारा का सारा कैरिंग अमाउंट एक साथ मिक्स हो जाएगा, बट जब हम अकाउंटिंग करेंगे वी हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कंपोनेंट अकाउंटिंग। और ये दोनों के खर्चे, तो दोनों के खर्चे अलग करने पड़ेंगे। अच्छा, कॉस्ट ऑफ द प्लांट में भी जो 30 लाख है ना, उसमें भी मोटर का ये 5 लाख का परचेज प्राइस इंक्लूडेड है। ठीक है, तो सबसे पहले ना मैं फोकस करता हूं कि मेरे प्लांट का कितना कॉस्ट है इनिशियल डे 1 पे वो, और मोटर का कितना कॉस्ट है वो। तो पहले वो निकालते हैं, और डे 1 पे क्या जर्नल एंट्री होगी हम लोग वो मानते हैं, पहले इतना करते हैं। आ जाओ, सबसे पहले मैं तुम्हें वर्किंग नोट समझाता हूं। सबसे पहले ना समझना, मैंने क्या बोला, ये 30 लाख में दो चीज, दोनों के खर्चे इंक्लूडेड है, दोनों के परचेज प्राइस इंक्लूडेड है, एक प्लांट का भी एक मोटर का भी। मोटर का बोला है कि भाई कितना 5 लाख का परचेज प्राइस है, तो ठीक है 30 लाख में से अगर 5 लाख मोटर का परचेज प्राइस है, तो भैया प्लांट का कितना हुआ, प्लांट एंड मशीनरी का कितना हुआ, कहना इसे 25 लैक्स। हाँ जी, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 2 कॉलम बनाता हूँ कि भाई प्लांट और मोटर, और सबसे पहले इनकी कॉस्ट निकालने के लिए मेरे को परचेज कॉस्ट नहीं लेना पड़ेगा, परचेज प्राइस लेना पड़ेगा। यस, तो 25 लैक्स एंड 5 लैक्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप बोलोगे कि भैया बाकी कॉस्ट तो इन टोटलिटी दिए हुए हैं, बट हम ये जितने भी कॉस्ट है उसको प्लांट के खर्चे में और मोटर के खर्चे में बाइफरकेट कैसे करें भाई। मुझे पता है ये डाउट तुम्हारे दिमाग में 2-3 मिनट से आ रहे हैं, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ बाइफरकेशन पता है कैसे होगा, इन द रेशियो ऑफ देयर परचेज प्राइस। ठीक है, और जो लॉजिकल भी है, तो समझने का ट्राई करना। मेरा टोटल परचेज प्राइस आई थिंक मैंने किया हुआ, हाँ, मेरा टोटल परचेज प्राइस कितना है 30 लाख। तो कहना ही से यहाँ पे देखो 30 लाख 30 और 30 लाख, मतलब कहना इसे 30 लाख में से 25 लैक्स अपॉन 30 लैक्स, 30 लाख में से 25 लाख मेरा कितना मोटर का खर्चा है, सॉरी प्लांट का खर्चा है। तो इसको अगर मैं प्रोपोर्शनेटली करूंगा ना तो आएगा वैसे 25 लैक्स, बट ये प्रोपोर्शन को आप माइनस करोगे ना तो इस तरीके से 5 5 ज़ा 25 एंड 5 6 ज़ा 30, तो 5/6 का रेशियो इसका आता है। एंड जब मैं मोटर्स की बात करूँ तो उसका 5 लाख का परचेज प्राइस है, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, बेसिक मैथ है। तो मेरे को सारे खर्चे को ना 5/6 और 1/6 इस पर्टिकुलर रेशियो में क्या करने पड़ेंगे, अलोकेट करने पड़ेंगे। आई होप यू ऑल गेट इट। ठीक है, तो मेरा रेशियो 5:6 1:6 आ जाता है। अब बाकी सारे खर्चों को अलोकेट कर दो। जैसे सबसे पहला तुम्हारा क्या है, डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट। ऑफ कोर्स ये एक डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा है, तो इस 1 लाख का इंटू 5/6 करोगे तो आता है 83,333, वो प्लांट में जाएगा, और बैलेंसिंग फिगर 1/6 16,667 जाएगा मोटर्स में। फिर नेक्स्ट चीज कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, वंस अगेन अ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस, तो उसको भी 5/6 और 1/6 के रेशियो में बांट दिया। नेक्स्ट कंसल्टेंट फी ऑन एक्विजिशन ऑफ प्लांट। याद है मैंने आपको अभी इस लेक्चर में आर्किटेक्ट वाला एग्जांपल दिया था कि आर्किटेक्ट से आपने कंसल्टेंसी सर्विस लिया, उसको आपने फीस दिया, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस। यस, तो क्योंकि ये प्लांट के एक्विजिशन के लिए एक कंसल्टेंसी फी है, स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूट बोलता है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, तो इसको भी दोनों में बाइफरकेट कर दो। तो कंसल्टेंट फीस को 5/6 एंड 1/6 में बाइफरकेट करोगे तो 41,667 एंड 333 आता है। नेक्स्ट इंटरेस्ट चार्जेस पेड टू सप्लायर अगेंस्ट डिफर्ड क्रेडिट। पता है ये क्या है, ये आपका बोरोइंग कॉस्ट है। असेट के लिए लोन लिया रहेगा भाई, तो उसका बोरोइंग कॉस्ट क्या कैपिटलाइज करेंगे? द आंसर इज नो, यू डोंट हैव टू कैपिटलाइज। क्यों? क्योंकि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 या क्वालिफाइंग असेट है ही नहीं, तो आप कर ही नहीं सकते। तो इसको ना बोरोइंग कॉस्ट को मैं 0 लेता हूँ, कैपिटलाइज होएगा ही नहीं। अच्छा, अगली चीज साइट रिस्टोरेशन एक्सपेंस। मैंने आपको क्या बोला, जो भी आपका ये आपका डीकमीशनिंग का खर्चा है बाय द वे,
जो भी डीकमिशनिंग का खर्चा है, साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, याद है गड्ढे से मशीन वापस से बाहर निकालने का खर्चा, टोटल 50,000 है और उसका प्रेजेंट वैल्यू 30,000 है। मैंने आपको क्या बोला, जितना प्रेजेंट वैल्यू है उतना असेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा और बैलेंसिंग हम इंटरेस्ट इनकम की तरह हर साल ओवर द लाइफ ऑफ 10 ईयर्स डिवाइड अक्रू करते जाएंगे। ठीक है, तो तुम खुद बोलो, देखो 50,000 का खर्चा मेरे को आज से 10 साल के बाद लगने वाला है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है 30,000 है, तो इसको मैं कैसे बुक करूंगा भाई, ये असेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा और जो बैलेंसिंग 20,000 है वो ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स आपका सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में हर साल चलता जाएगा। हर साल पीएनएल में कितना जाएगा, 20,000 की टोटल लाइबिलिटी एंड एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, तो हर साल 20,000 डिवाइडेड बाय 10, हर साल 2,000 का इंटरेस्ट टू लाइबिलिटी ऐसा बुक करते जाएंगे। ठीक है, तो डे 1 पे तो प्रेजेंट वैल्यू है 30,000 इज द फिगर, उसको 5/6 1/6 में करोगे तो 25 एंड 5 ही आता है। हाँ जी, ये प्रेजेंट वैल्यू पे मैंने बुक कर दिया। अब आते हैं ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन इज 40,000। अब समझने का ट्राई करना, ये ऑपरेटिंग लॉसेस का पता है क्या होगा, ऑपरेटिंग लॉसेस का मतलब पता है क्या होता है, अगर तुम्हें याद हो ना तो एज पर AS3 मैं तुम्हें टर्मिनोलॉजी रिलेट करवाता हूँ। अगर किसी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 पढ़ा है तो 3 टाइप की एक्टिविटीज़ होती है, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, एक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मेरी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है, इफ़ यू ऑल रिमेंबर। तो ऑपरेटिंग लॉस पता है क्या है, मेरा डे टू डे बिजनेस का जो लॉस है ना वो है। तो क्या इस लॉस को एज एन एक्सपेंस में पीएनएल स्पेसिफिकली की कॉस्ट में ऐड कर सकता हूँ? द आंसर इज नो। ये मेरे जनरल बिजनेस लॉस है, मैं इसको स्पेसिफिकली कैसे बोल सकता हूँ कि ये मेरे पीपी वाला लॉस हुआ है? समझ में आया? तो इसको भी हम इग्नोर करेंगे, ये भी ऑपरेटिंग लॉस जो है ये खर्चा ऐड नहीं होगा, 0 ठीक है। अब टोटल करोगे तो प्लांट का आता है 28,16,667 एंड सॉरी प्लांट का आता है 28,16,667 एंड मोटर का आता है 5,63,333। ये तो हमने कॉस्ट निकाला। अब समझने का ट्राई करना, मैं ना इसकी आपको जर्नल एंट्री मारने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको क्या बोला कि प्लांट को एज अ सेपरेट एसेट रिकॉग्नाइज करना है, मोटर को एज अ सेपरेट रिकॉग्नाइज करना है, दोनों पीपी है तो एसेट डेबिट होता है। तो मैंने सबसे पहले ना एक एंट्री क्या मारा डे 1 पे, प्लांट एंड मशीनरी पीपी अकाउंट डेबिट उसकी कॉस्ट पे, ये ठीक है, ये 28,16,667 हमने सारे कॉस्ट को ऐड करके निकाला। द सेम गोज फॉर मोटर 563,333। अब देखो यहाँ पे पीपी लिखा हुआ है क्योंकि बैलेंस शीट में एक ही ग्रुप में जाना है। टू कैश बैंक लिखना एंड टू डी कमिश्निंग लाइबिलिटी भी लिखना। समझना, डी कमिश्निंग लाइबिलिटी का सिस्टम पता है क्या होता है? डी कमिश्निंग लाइबिलिटी में पहले दिन पे आप जितना असेट का प्रेजेंट वैल्यू जो कॉस्ट में कैपिटलाइज करते हो ना, उसको एंट्री होता है पीपी अकाउंट डेबिट टू डी कमिश्निंग लाइबिलिटी, और सबसीक्वेंट जो जितना लाइबिलिटी आप असेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं कर रहे हो उसका होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डी कमिश्निंग लाइबिलिटी। तो हमने बोला ना जितना प्रेजेंट वैल्यू है उतना असेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा। तो पीपी में तो हम जब कैलकुलेट कर रहे थे हमने ऐड कर दिया, तो सामने 30,000 का डीकमिशनिंग लाइबिलिटी एट इट्स प्रेजेंट वैल्यू भी बुक करना। तो ये 30,000 का लाइबिलिटी बुक हुआ एंड जो बैलेंसिंग फिगर है कैश बैंक में ले लिया, अज्यूम पेमेंट ऑन द स्पॉट हुआ है बराबर। ये तुम्हारा डे 1 का एंट्री इस तरह से होगा। अब मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ता हूं एंड आपको आगे का समझाता भी हूं कैसे होगा। द कंपनी एस्टिमेट्स द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट एंड दोज मोटर्स एज 10 ईयर्स एंड 6 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। ध्यान से, पहले ऊपर लिखा था कि प्लांट का लाइफ 10 साल है, बट अभी नीचे ना उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि जितना प्लांट एंड मशीनरी का कंपोनेंट है पीपी का, उसका लाइफ 10 साल है, और जो मोटर्स का लाइफ है, जो मोटर आपने प्लांट में डाला है, उसका लाइफ 6 ईयर्स है। तो जब आप प्लांट एंड मशीनरी वाले एसेट पे डेप्रिसिएशन लोगे ना तो लाइफ 10 ईयर्स लेना, लेकिन जब आप मोटर वाले पे डेप्रिसिएशन लोगे तो लाइफ 10 ईयर्स मत लेना भाई, 6 साल का ही लेना, ठीक है। एंड एसएलएम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज्ड। चलो ये काम तुम्हारा इंस्टीट्यूट ने आसान कर दिया। कॉस्ट है माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, ये आप इस तरह से निकालोगे तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। खत्म हो गई बात। यस, तो अभी ना डेप्रिसिएशन का एंट्री मारने का ट्राई करते हैं। हर साल डेप्रिसिएशन कितना आएगा उसका एंट्री हम मारने का ट्राई करते हैं। इधर आओ, तो देखो इनिशियल कॉस्ट प्लांट इतना था, मोटर्स इतना था बराबर। रेसिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं तो मैंने 0 माना। अब वंस अगेन प्लांट की लाइफ कितनी है 10 साल, उसमें लगे मोटर की लाइफ कितनी है 6 साल। तो खुद सोचो, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस करोगे, मतलब इनिशियल कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू और उसको डिवाइड करोगे बाय यूजफुल लाइफ, तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकलता है। तो प्लांट का आता है 2,81,667 एंड 93,889। रुक जाना, अभी एंट्री मत मारना, मैं तुम्हें बताता हूँ।
At the end of year 4, the company replaces the motor installed in the plant at a cost of 6 lakhs. Soon. And estimated the useful life of the new motors to be 5 years. Also, the company revalued its entire class of fixed assets at the end of year 4. The revalued amount of plant as a whole is 25 lakhs. शांति, कोई टेंशन मत लेना, मैं हूं समझाने के लिए. पहले मुझे एक बात बोलो, मोटर की जो वैल्यू है वो 4 साल के बाद चेंज होगी. क्यों? बिकॉज रिप्लेस हो रहा है मोटर, तो मोटर का जो भी कैरिंग अमाउंट है वो 4 साल के बाद चेंज होगा. इसी के अलावा पूरे क्लास ऑफ फिक्स्ड एसेट को रिवैल्यू किया, मतलब कहना ही से तुम्हारे प्लांट एंड मशीनरी का भी कैरिंग अमाउंट जो है वो 4 साल के बाद चेंज होगा. हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इनिशियल से 4 साल तक का डेप्रीसिएशन लगा लेता हूँ. मतलब खुद सोचो ना, अगर मैं कॉस्ट लेता हूँ जो मैंने डे 1 पे कैलकुलेट की, उसमें से मैं 4 साल का डेप्रीसिएशन माइनस करता हूँ, तो मेरी 4 साल के बाद की कैरिंग अमाउंट आ जाएगी. हाँ जी, उसके बाद मैं ये सारे एडजस्टमेंट्स चालू करता हूँ, क्योंकि सारे के सारे 4 साल के बाद हो रहे हैं. तो मैं क्या करता हूँ, जितना भी एनुअल डेप्रीसिएशन है, एसएलएम में हर साल डेप्रीसिएशन सेम लगना है, तो इंटू 4 मैं करता हूँ. तो इसका डेप्रीसिएशन 1126,668 एंड 375,556. अब आइडियली है ना, हर साल अलग अलग एंट्री पास करना है, ठीक है, एवरी ईयर अलग अलग एंट्री पास करना. बट क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट था, तो मैंने यहाँ पे 4 सालों की एंट्री एक साथ पास कर दी. ठीक है, तो ये इंटू 4 करने के बाद है ना 1126,668 प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीसिएशन आता है. ठीक है, तो ये याद रखना, दिस इज फॉर 4 ईयर्स, दिस इज ऑल्सो फॉर 4 ईयर्स. तो ये 375,556 जाएगा किधर, हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन हेड में. ठीक है, तो 1126,668 प्लस 375,556 इज 15,02,224. आई होप इतना आपको समझ में आया रहेगा. आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं. अब समझने का ट्राई करना. सबसे पहले मैंने आपको याद है क्या बोला था, कि जब भी रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट आए तो पहले डेप्रीसिएशन चार्ज करना, उसके बाद रीवैल्यूएशन करना. तो पहले हमने क्या किया, 4 साल का डेप्रीसिएशन चार्ज कर लिया, अब हम रीवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट की ओर बढ़ सकते हैं. देखा कैसे कंसेप्ट लिंक्ड है. देखो, एट द एंड ऑफ ईयर 4 द कंपनी रिप्लेसेस द मोटर्स इंस्टॉल्ड इन द प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ 6 लाख. इसका मतलब पता है क्या है, मैंने आपको डी रिकग्निशन वाली क्राइटेरिया में क्या बोला था. आ जाओ, मैं तुमको एक बार ना वापस से कंसेप्ट पे लेके चलता हूँ, 2 ही मिनट लगेगा, बड़ी बात नहीं है. डी रिकग्निशन पे तुम्हें याद है कि पुराने कैरिंग अमाउंट में से जितना भी तुम्हारा पुराना मोटर था उसका कैरिंग अमाउंट डी रिकग्नाइज होगा. जितना भी कैरिंग अमाउंट था पूरा कैरिंग अमाउंट पे बाहर करना. इसी के अलावा जो नया खरीदा था वो कितने पे खरीदा था, तो वो तुमको क्वेश्चन बोलता है 6 लाख पे खरीदा है, तो पुराना कैरिंग अमाउंट बाहर, नया परचेस अंदर, तो तुम्हारा नया कैरिंग अमाउंट आ जाएगा. मैं बोलूँ 6 लाख ही आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा मोटर डी रिकग्नाइज कर दिया, पूरा 100% मोटर डी रिकग्नाइज हो गया. तो जितना कैरिंग अमाउंट पुराना था सारा का सारा बाहर हो जाएगा, और नया परचेस जो होगा वो 6 लाख का. तो समझो अगर पुराना कैरिंग अमाउंट 100 रुपीज़ था, तो 100 माइनस 100 प्लस 6 लाख, न्यू कैरिंग अमाउंट इज 6 लाख, और फिर इस पर डेप्रीसिएशन स्टार्ट होगा. तो देखो कैसे होगा, तुम्हारे क्वेश्चन का मैं तुम्हें बताता हूँ. ये देखो रिप्लेसमेंट कैसे हो रहा है, तो तुम खुद सोचो. हाँ देखो, मैंने नया मोटर कितने का रिप्लेस किया, 6 लाख. अब उसकी कॉस्ट में से, ये डे 1 की कॉस्ट है, माइनस 4 साल का अगर मैं डेप्रीसिएशन करूँ, ठीक है, तो 1,87,777 4 साल के एंड पे उसकी कैरिंग अमाउंट आती है. तो ये कैरिंग अमाउंट बाहर जाएगी और रिप्लेस के में नया मोटर अंदर आएगा. अब सुनने का ट्राई करना, इधर आओ. तो मैंने नया मोटर रिकग्नाइज किया, मतलब नया पीपी अंदर आ रहा है, कितने पे, 6 लाख पे अंदर आ रहा है, तो 6 लाख नया मोटर अकाउंट डेबिट. पुराना मोटर कैरिंग अमाउंट पे बाहर जाता है. भाई हर एक असेट, हर एक असेट जो है ना वो बाहर कैरिंग अमाउंट पे ही जाता है. तो मेरा कैरिंग अमाउंट कितना था, 187,77 इनिशियल कॉस्ट माइनस 4 साल का डेप्रीसिएशन, तो वो मोटर मैंने डी रिकग्नाइज किया. अब तुम देखोगे ना तुम्हारा एंट्री बैलेंस नहीं आएगा, कुछ गेन लॉस आएगा. गेन लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने डाल दिया, 4,12,223. ठीक है, कैसे आया, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है. ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, रिप्लेसमेंट वाला एडजस्टमेंट यहाँ पे कर दिया. अच्छा बाय द वे ना, मैं एक चीज़ भूल गया, पता है क्या, मेरी डी कमिश्निंग लाइबिलिटी वो भी ईयर 1 से ईयर 4 के बीच में होगी. मैंने आपको बोला था ना कि अपार्ट फ्रॉम आउट ऑफ 50,000 30,000 तो कैपिटलाइज कर दिया, रिमेनिंग 20,000 डिवाइडेड बाई 10 ईयर्स. हर साल मुझे 2,000 का लाइबिलिटी रिकग्नाइज करना है, एंड फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स आई विल हैव टू रिकग्नाइज ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4. तो टोटल कितना रिकग्नाइज हुआ, 8,000. तो मैंने बोला था ना ये तुम्हारा इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 8,000 टू डी कमिश्निंग लाइबिलिटी 8,000. तो अब पता है मेरा डी कमिश्निंग लाइबिलिटी कितने पे दिखेगा एट द एंड ऑफ ईयर 4. भाई वो जो मेरा प्रेजेंट वैल्यू था 30 के, उतना प्लस 4 साल में मैंने कितना रिकग्नाइज किया, 8,000. तो एट द एंड ऑफ ईयर 4 मेरा डी कमिश्निंग लाइबिलिटी 38,000 पे दिएगा. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस. कैसे आया, ये देखो, डे 1 पे डी कमिश्निंग लाइबिलिटी 30,000 पे रिकग्नाइज किया, प्लस एवरी ईयर 2,000 करके पहले 4 साल में 8,000.
समझ में आया? और ये इसके बाद मेरा गेन का बुक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। हाँ, फिर क्या है? एस्टिमेटेड द यूजफुल लाइफ ऑफ द न्यू मोटर्स टू बी 5 ईयर्स। ओ भाई साहब, तो अब ना मेरी बात सुनना, इधर आओ। हाँ, अब सुनने का ट्राई करना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, मैं तुम्हें यहीं पे बताता हूँ। देखो, इनिशियली जब डे 1 पे हमने कॉस्ट बुक किया था तो हमने मोटर की लाइफ 6 साल ली थी। यस, उसमें से 4 साल तो खुशी खुशी बीत गए। ठीक है, तो अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ उसकी 2 साल है। अब 2 साल से वो क्या बोलते हैं कि भाई द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द मोटर इज टू बी 5 ईयर्स, इज टू बी 5 ईयर्स। मतलब कहना इसे, जो 2 साल लाइफ बची थी वो बढ़ा करके 3 साल की, हाँ जी, प्लस 3 ईयर्स हो गया। तो देखो, ओल्ड मोटर की लाइफ 2 साल थी, नए मोटर की लाइफ 5 साल है। तो 2 साल वाला ओल्ड मोटर था ना, वो तो हमने डी रिकग्नाइज कर लिया, और नया मोटर जो रिकग्नाइज किया 6 लाख पे, भाई उसका लाइफ कितना था? 5 साल। तो हम लोग जब डेप्रीसिएशन निकालेंगे वो 6 लाख डिवाइड बाई 5 करके ही हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो अब ये आई होप आपको समझ में आया रहेगा। अब also the company revalued its entire class of fixed assets at the end of year 4 and the revaluation amount of the plant as a whole as a whole as a whole as a whole is 25 lakhs। अब समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। ईयर 4 के एंड पे हमने एक तो मोटर को रिप्लेस किया, जिसके बाद उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई थी? 6 लाख, बराबर। और उसके बाद बोलते हैं कि हमने पूरा फिक्स्ड एसेट रिवैल्यू किया और रिवैल्यूड फिगर इन टोटल 25 लाख है। टोटल 25 लाख है। अब ना मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये 25 लाख में से कहने से 6 लाख तो मोटर का हो गया। अरे मेरे भाई, कहना से 6 लाख तो मोटर का हो गया। हाँ जी, 6 लाख तो मोटर का हो गया। ठीक है, तो अब ये 25 लाख में से ये रिवैल्यूड फिगर है बाय द वे, जिसमें से मोटर की रिवैल्यूड फिगर आफ्टर रिवैल्यूएशन 6 लाख आनी चाहिए। तो वो तो अभी भी 6 लाख ही है, हमने नया मोटर रिकग्नाइज किया, वो तो अभी भी 6 लाख पर ही है। तो भाई इसको 6 लाख पे ही रखना। ठीक है, तो कहना ही से कि भाई जो बैलेंसिंग फिगर है 25 माइनस 6 वो है 19 लाख। ये 19 लाख मेरा प्लांट का रिवैल्यूएशन हुआ है, रिवैल्यूड फिगर मेरे प्लांट का है। और समझने का एक बार फिर से ट्राई करना कि अब ना मेरे प्लांट की कैरिंग अमाउंट पता है कितनी है? अब प्लांट की कैरिंग अमाउंट निकालो। तो प्लांट की कैरिंग अमाउंट कैसी हुई भाई? डे 1 पे मैंने उसको कितना कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया था? 28,16,667 माइनस प्लांट पे लगने वाला डेप्रीसिएशन 11,26,668। जब आप ये इनिशियल कॉस्ट में से 4 साल का डेप्रीसिएशन माइनस करोगे ना, तो आपकी प्लांट की वैल्यू आती है 4 साल के एंड पे 16,90,000। और आपको रीवैल्यूड फिगर कितने की दिखानी है? 19 लाख। तो अब उस पर रीवैल्यूएशन कितना होगा? बैलेंसिंग फिगर 2,10,000। आई होप आपको ये समझ में आएगा। प्लीज़ ये सारे पार्ट्स जो मैं करवा रहा हूँ रिवाइज करना। अभी थोड़ा टाइम कंस्टेंट है तो मैं फटाफट चला रहा हूँ, बट आप एक बार इसके बाद घर पे जाके इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि मैं ये PDF शेयर करूँ, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी करवा दूंगा, टेंशन की बात नहीं है। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एकदम स्मूथ हो गया है। ठीक है, तो 4 साल के एंड पे रिवैल्यू किया, तो अभी हमारे रिवाइज कैरिंग अमाउंट मोटर की तो 6 लाख आ गई, प्लांट की 19 लाख आ गई। ठीक है, देखो ये टेबल मैंने यहाँ पे प्रॉपरली समझाया भी है। अब एक अंतिम चीज बची है कि एट द एंड ऑफ ईयर 8 द कंपनी डिसाइड्स टू रिटायर द प्लांट फ्रॉम एक्टिव यूज एंड ऑल्सो डिस्पोज द प्लांट एज अ होल फॉर 6 लाख रुपीज। तो अब सिंपल सी बात है भाई, आप जर्नल एंट्रीज मार लेना। ठीक है, कैसे कैसे होता है वही, अगले 4 साल की डीकमिशनिंग लाइबिलिटी आप रिकग्नाइज कर देना। फिर अगला जो भी मोटर का जितना लाइफ है उस हिसाब से उस पर डेप्रीसिएशन लगाना, प्लांट का जितना लाइफ है उस हिसाब से उतना डेप्रीसिएशन लगाना। तो देखो कैसे होगा, मैं तुम्हें बता देता हूँ। कैरिंग अमाउंट 19 लाख और 6 लाख है एट द एंड ऑफ ईयर 4। याद है, नया प्लांट जो है, नया प्लांट जो है, ये देखो मैंने तुम्हें बोला था ना, नया प्लांट जो है, सॉरी नया मोटर जो है उसकी लाइफ तो 5 साल होगी, और जो नया प्लांट और जो प्लांट होगा वो तो अपने आप एग्जिस्टिंग में ही चल रहा है। तो 10 साल की डे 1 पे लाइफ थी, 4 साल के बाद का ही कैरिंग अमाउंट है, मतलब 4 साल चलेगा, तो प्लांट का 6 साल है। तो ठीक है, डिवाइडेड बाय एनुअल, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस करोगे तो तुम्हारा एनुअल डेप्रिसिएशन 316,667 एंड 1,20,000 आया। अब इसको
हम लोग ईयर 8 पे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं पूरी पीपी को, फिर चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी हो चाहे तुम्हारा मोटर हो, हम लोग ईयर 8 पे दोनों कंपोनेंट्स को डी रिकग्नाइज कर रहे हैं। एंड फिलहाल हम लोग खड़े हैं ईयर 4 पे, तो ईयर 4 से ईयर 8 और 4 साल का डेप्रीसिएशन लगेगा। फिर उसके बाद जो भी कैरिंग अमाउंट आएगी दोनों की, ठीक है, दोनों की कैरिंग अमाउंट को ऐड करना, डिस्पोज ऑफ फॉर 6 लाख, तो उस कैरिंग वो दोनों की टोटल कैरिंग अमाउंट और 6 लाख को कंपेयर करना, और जो भी तुम्हारा गेन लॉस होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देना। ठीक है भाई, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो ये 1266, 668 एंड 4,80,000। तो अब तुम खुद देखो, ये भी मैंने करवा दिया है। ठीक है, तो देखो कैरिंग अमाउंट एट ईयर 4 एंड इतना प्लांट इतना मोटर, 4 साल का डेप्रीसिएशन माइनस, तो 8th ईयर के एंड में तुम्हारा कैरिंग अमाउंट आता है 1,20,000 एंड 6,33,332 प्लांट का। ठीक है, तो इन दोनों का मैंने क्या बोला, पहले इन दोनों कैरिंग अमाउंट को मिलाओ, तो एज अ होल तुम्हारे प्लांट के ब्लॉक का कितना कैरिंग अमाउंट आया, 753,332। अब जो भी मैंने बोला ना कि सारा का सारा प्लांट एज अ होल, मतलब कि प्लांट और मोटर दोनों को 6 लाख में आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो डिस्पोजल प्रोसीड्स आपको आते हैं, मतलब बेच के आपको आते हैं 6 लाख। तो सीधी सीधी बात है, 753,332 को अगर आप 6 लाख पे बेचते हो तो एक्चुअली गेन नहीं लॉस आता है 153,332। अब इस लॉस को कैसे बांटे, वेरी वेरी सिंपल, जो आपका कैरिंग अमाउंट का रेशियो था उसमें आप बांट देना। ईयर 8 के एंड में जो भी आपका कैरिंग अमाउंट का रेशियो था ना, बस इस रेशियो में आप इस लॉस को भी बांट देना एंड अकॉर्डिंगली एंट्री भी पास कर देना। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो देखा कैसे देख रहा है विनोद, कैसे एक सवाल ने सारे कंसेप्ट रिवाइज करा दिए। ठीक है, तो भाई आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। भाई देखो एक ही क्वेश्चन करा है बट एकदम घुस घुस के एक एक कंसेप्ट आपको कराया है भाई, ये ऐसा सवाल है। इसी के अलावा आप घर पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल था। ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करूँगा भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, चलो सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टडिंग। बाय गाइस।